हेलो बच्चों। राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेंज। किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन ऐप है जो ए टू बी डिफाइन है। जो ए टू बी डिफाइन है, जैसे मान लो मैं अपन डायग्राम बनाए इसका। तो मान लो ये जो पहला सेट होता है ए, ये होता है डोमेन। मान लो ये ए सेट है, ये है इसका डोमेन। ये ए सेट से बी सेट पे डिफाइन है। मान लो ये सेट है बी, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। अपने पास मान लो एक फंक्शन ऐप है जो ए टू बी डिफाइन है। मान लो हमने ये सेट मान लिया ए, ये सेट मान लिया बी। उसके बाद इस डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के या तो सभी एलिमेंटों से या कोडोमेन के कुछ एलिमेंटों से जुड़े हुए होते हैं। तो मान लो इस कोडोमेन के हमने कुछ एलिमेंट ऐसे ले लिए। मान लो हमने कोडोमेन के कुछ एलिमेंट ऐसे ले लिए जो डोमेन से जुड़े हुए हैं। मान लो इस डोमेन के सारे एलिमेंट जो है कोडोमेन के कुछ एलिमेंटों से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हैं वो कहलाती है रेंज। यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है वो जो है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। यानी कि रेंज होती है वो कोडोमेन का ही एक पार्ट होती है। यानी कि कोडोमेन के वो एलिमेंट होते हैं जो डोमेन से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, जैसे मान लो अपने पास एक फंक्शन ऐप है। मान लो हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये जो x होगा ये एलिमेंट होगा डोमेन का। देखो, इसमें जो भी हम x पुट करेंगे वो एलिमेंट होगा डोमेन का। और ये पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी y की, ये कहलाएगी रेंज। ये कहलाएगी रेंज। तो अगर हम बात करें कि किसी फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो जो रेंज होती है वो y की वैल्यू ही होती है रेंज। तो y की वैल्यू, तो इसका मतलब रेंज होगा, रेंज की बात करें तो रेंज होगी किसी भी फंक्शन की y मिनिमम टू y मैक्सिमम। किसी भी फंक्शन की रेंज का मतलब होगा y की जो मिनिमम वैल्यू है वहां से लेके y की मैक्सिमम वैल्यू तक, ये किसी भी फंक्शन की क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड द रेंज। यानी कि हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी हमें फंक्शन दिया जाए उसको y मान लेना है। तो सबसे हम पहले क्या मानेंगे हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि जो भी हमें फंक्शन दिया गया है हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। उसके बाद जैसे हम किसी फंक्शन को y मानते हैं तो हमें करना क्या है कि हमें दिए गए फंक्शन से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। और x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस में निकालनी है, y की टर्म में निकालनी है। यानी कि x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे जो y की टर्म में होगी। तो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो हो जाएगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों में से, तो बचेगा वन माइनस वाई। और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई। यानी कि ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। और जो एक्स मिला है हमें वो किस में मिला है, वाई की टर्म में मिला है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से हम वो वाई की वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए एक्स डिफाइन होगा। यानी कि वो वाई की वैल्यू निकालेंगे जो इस फंक्शन को क्या करेगी, डिफाइन कर पाएगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर है तो हम जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो हमने क्या लिया, रूट के अंदर की वैल्यू को क्या लिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले वेवी कर्व लगाएंगे। हमें पता है इनइक्वालिटी होती है, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हम वेवी कर्व यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे जो फैक्टर है वो फैक्टर जो है वो होने चाहिए हमारे x माइनस ए टाइप के। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को क्या बनाएंगे, x माइनस ए टाइप का बनाएंगे। यहाँ से देखो,
माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर मैं इसे पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा y अपॉन वन, y माइनस वन इज लेस देन, और ये हो जाएगा 0। इसके बाद हम यहाँ से वैल्यू करो लगाएंगे, तो इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, देखो y को 0 लेंगे तो 0 आएगा और y माइनस वन को 0 लेंगे तो 1 आएगा। तो पहला छोटा पॉइंट कौन है, 0। फिर उसके बाद जो बड़ा पॉइंट है वो कौन है, 1। लेकिन 1 बच्चों डिनोमिनेटर में है, 1 का है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम 1 को जब शो करेंगे यहाँ पे तो 1 की जगह हम क्या लगाएंगे, होलो सर्कल लगाएंगे। 1 की जगह क्या लगाएंगे, होलो सर्कल लगाएंगे। इसका मतलब होगा कि 1 को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि y माइनस वन जो है इसका जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे होलो सर्कल लगाया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड से साइन लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन देखते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है तो राइट में लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद जब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो जो जो पॉइंट हमारे पास है उनके फैक्टर की पावर देखेंगे। 1 को क्रॉस करेंगे तो 1 के फैक्टर की पावर जो है वो ऑड है, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का माइनस। और 0 को क्रॉस करेंगे तो 0 वाले फैक्टर की पावर कितनी है, ऑड है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस। यानी हमने वैल्यू करो लगाया और हमारे साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस। और हमें देखो यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, लेस देन इक्वल 0, यानी कि नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ है, ये रहा। तो इसलिए हमारे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to 1। देखो बच्चों यहाँ पे हमने 0 को शामिल किया है। 0 को शामिल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए। लेकिन 1 को यहाँ पे हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि 1 y की वैल्यू अगर तुम 1 लोगे तो 1 से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए और डिनोमिनेटर में y है 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे होलो सर्कल लिया था, इसलिए हमने 1 को शामिल नहीं किया है। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज क्या आ जाएगी, 0 to 1 आ जाएगी। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालना सीखेंगे। तो मान लो अपने पास एक कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो अपने पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो अगर आप सभी को आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर पढ़ा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है वो हमेशा एक पैराबोला बनाता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है हमेशा क्या बनाता है, एक पैराबोला बनाता है। और वो पैराबोला दो प्रकार से हो सकता है, इसकी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी, या तो वो अपवर्ड बनता है या वो डाउनवर्ड बनता है। तो कोई भी पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा वो डिपेंड करता है इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए पर। यानी कि ए के 2 पार्ट हो सकते हैं। पहला कि जब ए जो है वो पॉजिटिव हो, सेकंड ए जो है वो नेगेटिव हो। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक पैराबोला बनाता है, और पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा वो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर, ए पर। यानी कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है या लेस देन 0 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ए है वो क्या है, नॉन जीरो है। अगर 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होगा, ए नॉन जीरो है। तो इसका मतलब देखो ए के 2 पार्ट हो सकते हैं, ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0। देखिए जब भी अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। जब भी ए पॉजिटिव होगा तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और अगर ए लेस देन 0 है तो पैराबोला कैसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये बात ए पे डिपेंड करती है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो दूसरी बात ये हमारा जो पैराबोला बनता है, ये इसका जो वर्टेक्स होता है, यहाँ पे इसका वर्टेक्स होता है -b/2a -d/4a, -b/2a -d/4a। ऐसे ही इसका वर्टेक्स भी सेम होता है -b/2a और -d/4a। यहाँ पे जो d है, डी है
वो है डिस्क्रिमिनेंट, जो आप सभी जानते हैं। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। यहाँ पे जो डी है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है। तो देखो बच्चों, अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अब अगर हमें उसकी रेंज फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये पता लगाएंगे हमारा जो फंक्शन दिया गया है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। तो देखो, हमने अभी बताया था कि रेंज का मतलब होता है y की मिनिमम वैल्यू से लेकर y की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, यहाँ पे जो ये अपवर्ड पैराबोला है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी है? -d/4a, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है? इस पॉइंट पर, इसके वर्टेक्स पर। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ। यानी कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस पे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, लेकिन y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? -d/4a। यानी कि इसे अगर फंक्शन अपवर्ड पैराबोला बनाता है तो इसकी जो रेंज होगी, वो क्या होगी? -d/4a से इंफिनिटी। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? -d/4a से इंफिनिटी। और अगर कोई फंक्शन डाउनवर्ड पैराबोला बनाता है तो इसकी जो रेंज होगी, तो देख सकते हो इसमें y की जो मैक्सिमम वैल्यू, यानी ग्राफ जो मैक्सिमम पॉइंट प्राप्त करता है वो इस पॉइंट पे करता है, और इसके बाद ग्राफ जो नीचे की तरफ जाएगा y एक्सिस पर, y डैश की तरफ, तो ग्राफ रुकता नहीं है, नीचे चलता ही जाता है। इसलिए इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? मिनिमम कितनी होगी? -इंफिनिटी, और मैक्सिमम कितनी होगी? -d/4a। यानी कि अगर हम बात करें कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो अगर वो उसमें a अगर पॉजिटिव है, इसका a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनाता है, और इसकी जो रेंज होगी वो -d/4a से इंफिनिटी होगी। और अगर पैराबोला डाउनवर्ड बनता है, यानी कि a लेस देन 0 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? -इंफिनिटी से लेके -d/4a, -इंफिनिटी से -d/4a। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है f(x = -3x² + x + 7 फाइंड द रेंज। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है जिसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा? सबसे पहले हमें देखना होगा, ये तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर है तो एक पैराबोला बनाएगा, लेकिन वो पैराबोला होगा कैसा? पैराबोला अपवर्ड बनेगा या पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा? उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? x² के कोफिशिएंट को देखेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा जो x² कोफिशिएंट है वो कितना है? -3, और -3 क्या होता है? लेस देन 0। यानी कि यहाँ पे जो x² कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला अगर बनता है तो हमें पता है कि हमारे फंक्शन की जो रेंज होती है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है तो हमारे फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? हमारे फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -इंफिनिटी से -d/4a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, a कितना है? -3, a कितना है? -3, b कितना है? 1, और c कितना है? 7। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b = b² - 4ac। तो यहाँ पे b कितना है? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a कितना है? -3, और c कितना है? 7। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 84। इसका मतलब हमारा जो डी आ जाएगा वो कितना जाएगा? 85। डी कितना आ गया हमारा? 85। और जब भी हमारा पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो हमारी जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है? रेंज होती है -इंफिनिटी से -d/4a। तो यहाँ पे हमारी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? तो रेंज क्या हो जाएगी? -इंफिनिटी टू -d। डी कितना है? 85/4a। तो 4 इंटू a कितना है? -3, तो हो जाएगा -3, और क्लोज इंटरवल तो हो जाएगा -इंफिनिटी टू, देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 85/12। तो बच्चों, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी -इंफिनिटी टू 85/12।
तो ऐसे इस प्रकार से हम जब भी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, हम सबसे पहले उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के बारे में पता लगा लेंगे कि वो कैसा है। अगर वो नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, उसकी रेंज होगी -∞ टू -d/4a। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होगा तो हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -d/4a से इन्फिनिटी तक। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है हम उसकी रेंज ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। बस इतना सा ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रखेंगे इसके अंदर और हम इसकी क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यानी कि हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार से हो, यानी कि a1x² यानी कि दो क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखे हो, जो एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में हो, तो ऐसे फंक्शन की अगर तुम्हें रेंज निकालनी है तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले ये पता करो कि ये जो x² और x के जो कोफिशिएंट है इनका रेशो क्या है। यानी कि अगर a1/a2 और b1/b2 यानी कि x² और x के कोफिशिएंट का रेशो जो है वो इक्वल हो और जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशो इक्वल नहीं हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो y की वैल्यू है वो क्या नहीं लेनी, ये रेशो नहीं लेना। जो भी इस रेशो से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम अपनी रेंज में से हटा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए कि अगर हमारा कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया गया हो और हमें इसकी रेंज फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, सबसे पहले x² और x के कोफिशिएंट का रेशो पता करेंगे। अगर ये दोनों रेशो इक्वल है और c1/c2 का रेशो इक्वल नहीं है तो जो भी हम रेंज निकालेंगे y की, यानी कि इस फंक्शन की जो भी रेंज निकालेंगे, यानी y की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें से y की ये वाली वैल्यू को जो है वो माइनस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। दूसरी बात, अब हम पहला काम ये करेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानना है, दिए गए फंक्शन को y मानना है। उसके बाद सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बता देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें फंक्शन दिया जाएगा उसको y मान लेना है। y मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। किसमें इक्वेशन बनेगी, ऐसे x में कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x में इस प्रकार की कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x² को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो x की जो वैल्यू है वो रियल है और रियल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, यानी कि b² - 4ac क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0 ले लेंगे। यानी कि अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x अगर रियल वैल्यू है तो हमें पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, इसलिए इस पर ये मेथड लगा देंगे। यानी कि ये वैल्यू हम इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 लेकर चलेंगे, इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। यानी कि हमें इस फंक्शन की क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। और जो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी उस y की वैल्यू में से इस y की वैल्यू को माइनस कर देंगे, अगर ये दोनों इक्वल है तो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो दिया गया है। तो फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन x² + 2x + 4 अपॉन 2x² + 4x + 9। अभी हमने बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है और उसकी हमें रेंज फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें रेशो प्राप्त करना है। सबसे पहले हम इसका रेशो फाइंड करेंगे, हमें इसके पास जो रेशो है वो क्या रहा है, x² और x का रेशो क्या रहा है। तो देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है, 2 है। दूसरा इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। और कांस्टेंट पार्ट जो है वो कितना है, 4/9 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो रेशो आता है 1/2, 2 2 जा 4, यानी ये बन जाएगा 1/2 = 4/9। यानी कि ये हमारा रेशो इक्वल है लेकिन ये हमारा रेशो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या कहा था, जब भी ये रेशो इक्वल आ जाए और ये इक्वल नहीं हो तो जो y की वैल्यू है वो क्या नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू y की नहीं हो सकती है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड काम क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दिया गया है उसको y मानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं। लेट y = x² + 2x + 4 अपॉन 2x² + 4x + 9। सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 2yx² +
4xy प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट पार्ट को एक साथ लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 प्लस, उसके बाद हम एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स की टर्म क्या है 4y और यहाँ पे एक्स टर्म क्या है 2x, इधर लाएंगे तो माइनस का 2 और क्या कॉमन ले लेंगे x। उसके बाद बिना x के टर्म क्या है 9y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4। ये हमारी कैसे हो जाएगी, बिना x के टर्म हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा इसका। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर 2y माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2x प्लस 9y माइनस 4 इक्वल टू 0। और मैंने क्या कहा था, जब भी जैसे जैसे x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी, इसमें जो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी रियल नंबर, x क्या होगा रियल नंबर होगा। तो जो x की वैल्यू रियल अगर लाने हमें, x की रियल वैल्यू के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। इसलिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे देखो b क्या है, b है 4y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a है 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 और c कितना है 9y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेने के बाहर कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 2y माइनस 1 और ये हो जाएगा 9y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब बच्चों देखो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2y माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 इंटू एक 2y माइनस 1 का 1 बच जाएगा और माइनस एक 4 ये रहा, तो 4 ये बाहर आ गया, क्या बचा 9y माइनस 4 बच गया, तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 8y माइनस 4 हो जाएगा माइनस 36y और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 36 माइनस 8 हो जाएगा माइनस के 28 और ये हो जाएंगे प्लस के 12, तो प्लस के 12 माइनस 28y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें 4 कॉमन है, तो 4 अगर हम कॉमन ले लें तो जगह 2y माइनस 1 तो जगह 3 माइनस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और 4 को हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो बच जाएगा 2y माइनस 1 और 3 माइनस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी कि हमें यहाँ से ये एक इनइक्वालिटी प्राप्त होती है। अब इस इनइक्वालिटी के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे इधर लिखते हैं इनइक्वालिटी 2y माइनस 1, यहाँ से देखो अगर हम इसको लिखें इधर 3 माइनस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो देखो हमें पता है कि जब भी इनइक्वालिटी हमारे पास होती है तो हम बेबी कर्व लगाते हैं, लेकिन बेबी कर्व लगाने से पहले हमारे जो फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए, x माइनस ए टाइप में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो x माइनस ए ना होकर कैसा है a माइनस एक्स टाइप में। सबसे पहले हम यहाँ से इसको माइनस कॉमन लेंगे और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2y माइनस 1 और यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 7y माइनस 3 और ग्रेटर देन का बन जाएगा लेस देन इक्वल 0। अब यहाँ से देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो देखो यहाँ से मिलेगा 1/2, यहाँ से मिलेगा 3/7, तो छोटा आएगा 3/7, तो इसके बाद बड़ा क्या है 1/2। देखो यहाँ पे प्लस है तो राइट में प्लस, उसके बाद देखो दोनों की पावर ओड है तो प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस। अब उसके बाद देखो हमें जो वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए, लेस देन इक्वल 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू।
तो यहाँ से इसका मतलब y क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से जो हमारी y आएगी, y क्या आ जाएगी 3/7, देखो इक्वल है तो क्लोज इंटरवल लेंगे 3/7 टू 1/2, तो हमारा y क्या आ जाएगा यहाँ से 3/7 टू 1/2, ये क्लोज इंटरवल दोनों, क्योंकि इक्वल का साइन है तो दोनों में क्या लेंगे हम, क्लोज लेंगे। लेकिन देखो हमारी रेंज यही होती, लेकिन हमने एक पहले की इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट, और हमें यहाँ पे कहा गया था कि हमने ये कहा था कि भाई y की जो वैल्यू है 1/2 नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि y की जो 1/2 वैल्यू है वो इसमें शामिल है, इसलिए y के लिए मना कर रहा है 1/2, इसलिए इसमें से 1/2 को हटा देंगे। तो 1/2 हटाने के लिए क्या करेंगे हम, और जो 1/2 को हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। तो 1/2 हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 के साथ हम क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल की बजाय ओपन इंटरवल लगा देंगे, तो हमारा 1/2 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये जो रेंज आई ये है इस फंक्शन की रेंज। तो जो भी फंक्शन हमारा इस टाइप का होगा, इसका रेंज निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले x² और x का रेशो पता करो। यहाँ पे अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो y की वैल्यू वो वैल्यू नहीं हो सकती, अगर बराबर नहीं है तो y की वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हमने यह पता कर लगाया कि y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन दिया गया था उसको y माना, y मानने के बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x² x और ये कॉमन लेने के बाद हमने एक x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमें पता है कि अगर x की वैल्यू रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल 0 लिया। हमने यहाँ पे b की वैल्यू रखी, हमने a की वैल्यू रखी और c की वैल्यू रखी, और इनको सोल्व किया, यहाँ से कॉमन लिया। इन कॉमन लेने के बाद हमारे पास इनइक्वालिटी आई 2y - 1 और 3 - 7y ग्रेटर देन इक्वल 0। हमें पता है कि जब भी इनइक्वालिटी इस प्रकार की आती है तो हम वेविकरो का मेथड लगाते हैं, और वेविकरो मेथड लगाने के लिए हमारे जो फैक्टर हैं वो कैसे होने चाहिए, x - a टाइप में होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फैक्टर है वो कैसा है, a - x टाइप का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 7y - 3, और जो माइनस से मल्टीप्लाई किया उससे प्लस हो जाएगा, लेकिन जो इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन का वो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आएगा 1/2 और यहाँ से आएगा 3/7, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और हमारा यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लेते हैं राइट में, और यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है तो राइट में माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया, दोनों की पावर ओड थी तो साइन चेंज हो गए, तो प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे हमारा जो साइन है वो लेस देन इक्वल का है, इसलिए हमने कौन सी वैल्यू ले ली, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 3/7 टू 1/2। इक्वल का साइन था इसलिए हमने दोनों पे क्या लिया, क्लोज इंटरवल लिया। क्लोज इंटरवल लेने के बाद हमने फर्स्ट में तो निकाला था कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या किया, इस इंटरवल में से 1/2 को हटा दिया, और 1/2 हटाने के लिए हमने क्या किया, इस क्लोज की बजाय हमने क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। तो ये हमें क्या मिला, इसकी रेंज 3/7 टू 1/2। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।